A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT and IDT for CA Final and CA Inter पे GST. Right now, what I'm going to provide you May 24 से related amendment lectures. तो I have started with May 24 के amendment lectures. आज हम supply chapter 1 उसके अमेंडमेंट करेंगे और साथ में हम अमेंडमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के. तो 2 चैप्टर्स वी विल बी कंप्लीटिंग. अमेंडमेंट ऑफ 2 चैप्टर्स वी विल कंप्लीट ओवर हियर. अब ये जो अमेंडमेंट है, क्या ये सीए इंटर के लिए भी है, सीए फाइनल के लिए भी है? ऑब्वियसली सीए इंटर सीए फाइनल के लिए भी है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो में पर्टिकुलरली आपको फिर भी गो थ्रू करवा दूंगी कि देखो भैया ये अमेंडमेंट कौन से स्पेसिफिकली सीए इंटर को एप्लीकेबल होंगे. ये वाला जो पीडीएफ है ये सीए फाइनल का आई एम यूजिंग. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं विद द अमेंडमेंट ऑफ सप्लाई में. सबसे पहला अमेंडमेंट आया है हमारे शेड्यूल नंबर 3 में. जब हमने क्या किया था, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मतलब अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाऊंगी, जितना जरूरी है हम उतना डिटेल जरूर करेंगे. तो सबसे पहले जब मैंने आपको समझाया था व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई में मैंने कहा था कि सप्लाई में होता है, सप्लाई मीन्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स और सर्विस. राइट, तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि सप्लाई मतलब एनी टाइप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. अब सप्लाई जो है उसमें गुड्स की डेफिनेशन की थी, और गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम. राइट, तो गुड्स में इंक्लूड किया था हमने किस चीज को? एक्शनेबल क्लेम को गुड्स में इंक्लूड किया था. फिर मैंने वहां पे आपको बताया था कि एक्शनेबल क्लेम ऑल्दो आप अभी गुड्स में इंक्लूड करो, लेकिन शेड्यूल 3 में इसको क्या किया जाएगा स्पेसिफिकली बोलेंगे. शेड्यूल 3 इज अबाउट नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. तो शेड्यूल 3 में क्या किया गया है, स्पेसिफिकली बोला है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. तो वहां मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि देखो सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बनाना जरूरी था, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम काउंट होगा गुड्स की डेफिनेशन में, तभी तो मैं क्या कर पाऊंगी, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को टैक्सेबल कर सकती हूँ. तो इनको सिर्फ लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इन 3 चीजों को ही टैक्सेबल करना था. क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन है, तो इसको टैक्स करने के लिए पहले उन्हें एक्शनेबल क्लेम को क्या बनाना पड़ा, गुड्स बनाना पड़ा. तो पहले तो गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया एक्शनेबल क्लेम को, और फिर उन्होंने शेड्यूल 3 में बोला एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग. तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो गुड्स की डेफिनेशन में तो सारे एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड है, और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगना. तो चलो, लेकिन हम टैक्स किस पे लगाना चाहते हैं, सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग पे. तो शेड्यूल 3 में उन्होंने बोला एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. मतलब इन 3 को छोड़ के बाकी एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है. ये कहाँ पे था? ये हमारा था हमारे शेड्यूल नंबर 3 में. एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी की प्रीव्यू से क्या करके रखा था, पहले इंक्लूड किया गुड्स में, और फिर शेड्यूल 3 के थ्रू इसको क्या किया, जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर किया, बट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ दिया. लेकिन अब स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम, कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेम, इनको भी हम इंक्लूड करते हैं. इनको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में, लेकिन इसको शेड्यूल 3 से एक्सक्लूड करते हैं. मतलब कसिनो रिलेटेड जो भी आपके क्या चल रहे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, हॉर्स रेसिंग वाले जो आपके ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन गेम्स जो अभी आजकल चल रहे 3 पत्ती और ये सब ऑनलाइन भी खेला जा सकता है, वहां पे भी आप पैसा जीत सकते हो. तो ऑनलाइन गेम से रिलेटेड आपके जो भी ट्रांजेक्शन है, मतलब जो आप जीत रहे हो, वो सब पे जीएसटी लगेगा. उसको, इन तीनों को भी हम क्या बोलते हैं, ये तीनों को है एक्शनेबल क्लेम, लेकिन शेड्यूल 3 में काउंट नहीं होगा. मतलब आज से आप सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग नहीं, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेम्स को भी क्या कहोगे, आप यही कहोगे कि ये जीएसटी के लिए टैक्सेबल है.
तो नाउ इट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर जीएसटी। यही क्या है, अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले सिर्फ ये था कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, बट अब कुछ स्पेसिफाई कर दिए हैं एक्शनेबल क्लेम, और उन्होंने बोला है सिर्फ ये नहीं, कसिनो, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेम्स जो है दिस आर ऑल्सो टैक्सेबल। दिस आर एक्चुअली वर्चुअल डिजिटल असेट। कुछ नहीं है, ये सब क्या है, आप क्या कर रहे हो, वर्चुअली पैसा कमा रहे हो, तो ये सब पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, क्योंकि ये है ऑनलाइन मनी गेम्स। ये सारे क्या है, आप ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलो और पैसा जीतो, ये वो वाली चीजें हैं, तो इस पे लगेगा टैक्स। अब इसमें इतना सब कुछ, ऑनलाइन मनी गेम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे आप जब गेम्स वगैरह खेलते हो, पैसा जीतते हो, उसी को ऑनलाइन मनी गेम कहते हैं। ठीक है, और ये जो पैसा आप जीतते हो, कई बार आप कॉइन्स जीतते हो इसमें, राइट, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं वर्चुअल डिजिटल असेट्स है आपकी, राइट। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये हो जाएगा टैक्सेबल, एंड दिस इज द मेजर अमेंडमेंट, जो मतलब मेजर तो नहीं बोल सकते, बट दिस इज द अमेंडमेंट दैट हैज कम इन योर शेड्यूल नंबर 3। अब इसके अमेंडमेंट्स के कारण पता है रजिस्ट्रेशन में भी एक अमेंडमेंट आया। क्यों मैं साथ में करा रही हूँ, क्योंकि लिंकेज, अगेन ये अमेंडमेंट आया आपका सबसे पहले शेड्यूल नंबर 3 में, कि आपका कसिनो हो गया, आपका ऑनलाइन गेम हो गया, इनको भी क्या कर दिया है हमने, टैक्सेबल कर दिया, एंड हॉर्स रेसिंग को टैक्सेबल किया। तो ये ऑनलाइन वाला जो हमारा क्या है, ऑनलाइन गेम है, तो यहां से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन में भी आपका क्या आया है, अमेंडमेंट आया। अब रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट क्या है, लेट मी शो यू। तो इससे रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट है वो क्या है, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट। यस, तो इससे रिलेटेड हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट में इससे रिलेटेड करवा रही हूँ। ये बोलते हैं, देखिए ऑनलाइन मनी गेमिंग शेड्यूल 3 में क्या हो गया है, एक्सक्लूड हो गया है। शेड्यूल 3 से एक्सक्लूड होने का मतलब है अब ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं एवरी पर्सन हु सप्लाइज ऑनलाइन मनी गेम फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, भले ही बाहर के गेम हो, बाहर का पर्सन क्या कर रहा है, गेम्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में किसी पर्सन को, तो ऐसे केस में वो बोलते हैं कि यहाँ उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो सेक्शन नंबर 24 में आएगा कि द पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेम्स फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी लेना है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मतलब मेरे सेक्शन नंबर 24 में अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर से ऑनलाइन मनी गेम्स प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को इंडिया में, मतलब बाहर के किसी ने अपना गेम डिजाइन किया, इंडिया वाला उसको खेल रहा है, पैसा जीत रहा है, तो वो गेम प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो बाहर वाले पर्सन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये हो गया मेरा सप्लाई का अमेंडमेंट, जो रजिस्ट्रेशन पे भी अफेक्ट डालता है। ठीक है, फिर से चलते हैं हम किस पे, फिर से चलते हैं हम हमारे चैप्टर पे जो था हमारा सप्लाई। सप्लाई का दूसरा हमारा अमेंडमेंट क्या है, मामूली से अमेंडमेंट है। देखो हम लोग जाते हैं सिनेमा हॉल, राइट, तो सिनेमा हॉल जब आप जाते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो पॉपकॉर्न खाने की इच्छा होती है, मुझे तो बहुत होती है। इफ आई एम इन अ थिएटर तो आई लिटरली वांट कि भाई अगर कोई ढंग की मूवी है तो भाई इधर से चलता जाना चाहिए और फिर मूवी देखो, या फिर और भी चीजें होती हैं वहां पे। तो बोलते देखो आप जब क्या जाते हो, मूवी में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, वहां पे फूड एंड बेवरेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो फूड एंड बेवरेजेस ये लोग वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज नथिंग, ये रेस्टोरेंट सर्विस ही है, एंड इट विल बी टैक्सेबल एज द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। तो बोलते हैं ईटिंग जॉइंट इज अ वाइड टर्म, ठीक है, विच इंक्लूड्स रिफ्रेशमेंट, ईटिंग स्टॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं काउंटर्स, रेस्टोरेंट एट अ सिनेमा हॉल ऑल्सो। सिनेमा हॉल पे कई स्टॉल्स होते हैं, ठीक है, काउंटर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो वहीं पे क्या है कैंटीन वगैरह होते हैं, जो आपको क्या है खाना वाना प्रोवाइड करते हैं। सिनेमा ऑपरेटर may run this refreshment all the stalls themselves, वो चाहे तो खुद भी ये वाले चला सकते हैं, सिनेमा हॉल वाले, पीवीआर वाला खुद भी अपना क्या कर सकता है, कोई स्टॉल लगा सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी को भी बोल सकता है कि भाई स्टॉल लगा ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कमीशन चाहिए।
तो यहाँ पे ये जो स्टॉल वगैरह लगे होंगे, शॉप होगी, या तो खुद पीवीआर वाले की, मतलब एक एग्जांपल ले रही हूँ, सिनेमा हॉल वाले की भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अब जो कस्टमर है जो ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, ठीक है, अब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर में लाइक टू अवेल द सर्विस सप्लाइड बाय दिस रिफ्रेशमेंट सेंटर्स, ये जो रिफ्रेशमेंट वाले उनसे हम लोग क्या लेना चाहेंगे, ऑब्वियसली सर्विस लेना चाहेंगे, ठीक है। सिनेमा ऑपरेटर कैन ऑल्सो इंस्टॉल वेंडिंग मशीन और सप्लाई एनी अदर रिक्रिएशन सर्विस सच एज कॉइन ऑपरेटर मशीन विच अ कस्टमर मे और मे नॉट अवेल। इसके अलावा वो वेंडर मशीन वगैरह भी लगा सकता है, कई सर्विसेज होती है वहां पे, वो भी ये क्या कर सकते हैं, एक मशीन लगा के भी, जैसे होता है ना पॉपकॉर्न के लिए आपको क्या, आप कॉइन डालो, टोकन डालो, तो उसमें से क्या आप पॉपकॉर्न ले सकते हो, जैसे आपको कॉइन वगैरह टोकन डालना होगा, वो आपको टोकन लेने पड़ेंगे, तो वहां पे किसी की जरूरत नहीं है, आपको ही क्या है, टी कॉफी में जैसे स्टॉल्स होते हैं वो। तो वो बोलते हैं ऐसा अगर कुछ है तो इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ये जो फूड एंड बेवरेज सिनेमा हॉल आपको प्रोवाइड कर रहा है ये टैक्सेबल तो है, नो डाउट, लेकिन ये इसे रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ही टैक्सेबल किया जाएगा। द फूड एंड बेवरेजेस सप्लाइड बाय वे और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस। बोलते देखो सीधी बात है, ये जो सिनेमा हॉल वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे, चाहे ये फूड एंड बेवरेज एज अ पार्ट दे, जैसे आप देखोगे कि कई जगह ऐसे ना ऑफर चलते हैं कि अगर आप उनकी ऑनलाइन ऐप से क्या करोगे, टिकट बुक करोगे, तो आपने टिकट बुक की तो आपको ऐसा बोलते हैं कि पॉपकॉर्न क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, या फिर कुछ भी बेवरेजेस आपको उसके साथ दे देंगे। बोलते देखो चाहे तुम आपकी नॉर्मल सर्विस के साथ ये प्रोवाइड करो या इंडिपेंडेंटली आप ये क्या कर रहे हो, फूड की बेवरेजेस की सर्विस प्रोवाइड करो, आप प्रोवाइड जो भी करो, लेकिन ये टैक्सेबल एज अ रेस्टोरेंट सर्विस ही होगी। क्या बोलता है, हम ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप फूड और बेवरेज सिनेमा हॉल में प्रोवाइड करते हो तो उसको टैक्सेबल करेंगे रेस्टोरेंट सर्विस एज लॉन्ग एज, रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ही लेंगे अगर आप एज अ पार्ट देते हो या फिर इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई करते हो, तो हम उसे रेस्टोरेंट सर्विस ही बोलेंगे। फिर बोलता है वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर। अब यहां पे देखो ये बोल रहा है अगर आपने क्लबिंग कर दी तो ये हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई, द एंटायर सप्लाई विल अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट एप्लीकेबल टू द सिनेमा हॉल वाला सर्विस। अब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सपोज करो हमने एक ऑफर क्रिएट किया, ऑफर नंबर 1, ऑफर नंबर 1 क्या है कि कुछ नहीं, आपको टिकट बुक करनी है, ठीक है, बस टिकट के ऊपर आपको ऑफर दिया है, आपको खाने वाने से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल टिकट वगैरह बुक करो। आपने अगर क्या किया 1000 की टिकट बुक की तो पेटीएम वगैरह ने आपको 100 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, मतलब फूड से रिलेटेड तो कोई भी ऑफर है ही नहीं। एक मेरा ये केस हो गया। दूसरे केस में है पेटीएम में ही मतलब स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आप पीवीआर के ऑनलाइन एप्लीकेशन से क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो आपको लेट से पॉपकॉर्न क्या मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे, बड़ा बकेट उसका फ्री हो जाएगा। थर्ड है कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको ऑलरेडी पेटीएम पे ही एक कॉम्बो मिल रहा है, पेटीएम पे ही क्या है कॉम्बो मिल रहा है, टिकट प्लस पॉपकॉर्न का कुछ प्राइस दिया है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस दिया। 3 तरह की चीज हो गई। पहला हो गया मेरा कि मेरे को सिर्फ टिकट बुक करनी है, मुझे कोई फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली है, मतलब मेरे को अगर कुछ खाना होगा तो मैं इंडिपेंडेंटली वहां जाके क्या करूंगी, खरीद लूंगी। तो ये हो गया कि आप चाहे इंडिपेंडेंटली फूड बेवरेज प्रोवाइड कर रहे हो सिनेमा हॉल में, तब भी ये रेस्टोरेंट सर्विस ही कंसिडर होगा एंड इट विल बी टैक्सेबल एज अ रेस्टोरेंट सर्विस। दूसरा, आपने बोला अगर पीवीआर के, अगर आप क्या करते हैं पीवीआर के ऐप से आप टिकट बुक करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको पॉपकॉर्न फ्री मिल जाएंगे, एक बड़ा बकेट, ठीक है। तो यहां आपने पता क्या किया, क्लबिंग कर दी, 2 चीजों को आप क्या दे रहे हो, साथ में दे रहे हो, राइट, इसको क्या दे रहे हो, 2 चीजों को आप क्या दे रहे हो, साथ में दे रहे हो। दूसरा ये वाला भी लेती हूँ,
अगर आप पेटीएम पे जाओगे, उसने एक कंबाइन करके ही आपको ऑफर दे दिया कि एक तो अगर आप क्या करते हो, टिकट लेते हो तो साथ में ये जो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न का बड़ा बकेट आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ये ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहो तो ये क्लबिंग ले सकते हो, चाहो तो ये क्लबिंग मत लो, आप सिर्फ अपनी टिकट बुक करो। तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास ऑप्शन था? नहीं, ये क्लबिंग हो चुकी। ये वाले केस में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपको पॉपकॉर्न उसने बोला है फ्री दे देंगे, पीवीआर की वेबसाइट से ही या पीवीआर के ऐप से ही बुक करना। अब आप क्या जाओ, जाके आप पॉपकॉर्न खाओ या ना खाओ उससे कोई मतलब नहीं, बट ये हो गई क्लबिंग, ये हो गया आपका कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई क्या, यहाँ पे मेन चीज समझो ना, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई हमने क्या समझा था? टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। तो ये दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई कंबाइन हो गए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉपकॉर्न लिया है, हमें कुछ और भी ले सकते हो। इन्होंने खुद आगे चल के बोल दिया है कि ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। देखा जाए तो ये कोई नेचुरली बंडल है नहीं, बट जब स्पेसिफिकली इन लोग ने खुद ही ने बोला है कि ये बंडल को हम नेचुरली बंडल मान के कंपोजिट सप्लाई मान रहे हैं, तो प्रिंसिपल सप्लाई आपका क्या है? सिनेमा हॉल में आप क्यों गए? सिनेमा मूवी देखने गए, खाने नहीं गए थे, मूवी देखने गए थे, उसके साथ खाना मिल गया, बट दोनों ही टैक्सेबल है। तो प्रिंसिपल रेट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मेरा वो पेटीएम वाला जिसमें उसने एक कंबाइन ऑफर दिया है, आपके पास ऑप्शन है, आप लेना चाहो तो ऑफर लो, नहीं लेना चाहते ऑफर मत लो। अगर मैं ऑफर नहीं लूंगी तो मैं वापिस से आ जाऊंगी इस कैटेगरी में। वहां जाके मेरे को इच्छा होगी तो कुछ खाना होगा तो खरीद लूंगी, नहीं खाना होगा नहीं खरीदूंगी। लेकिन अगर मैंने वो ऑप्शन ले लिया तो ये फिर से क्या हो गया? आपने ऑप्शन ले लिया, एक बंडल में आपने चीज खरीदी, ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल के रेट पे क्या हो जाएगा? टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। और प्रिंसिपल रेट होगा सिनेमा हॉल के एग्जीबिशन का सर्विस, क्योंकि वो आपको मूवी दिखा रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये भी क्या है? क्लैरिफिकेशन। और एक्चुअल में ये भी कोई अमेंडमेंट नहीं था, ये भी क्या था? आपका क्लैरिफिकेशन था। अब नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? क्लैरिफिकेशन किस चीज के लिए? शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। एक सब्सिडी कंपनी क्या करती है? शेयर्स होल्ड करके रखती है। तो शेयर टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? सब्सिडी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है। मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया था, मतलब सब्सिडी होल्डिंग में होल्ड कर रही है ऐसा कुछ करके बोल दिया था, गलत बोल दिया था। होल्डिंग कंपनी क्या करती है? सब्सिडी में शेयर्स होल्ड करके रखती है। अब जब ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में शेयर्स होल्ड करती है, तो क्या इसको मैं ये मानूं कि ये कोई सप्लाई है? क्या मैं इस पे जीएसटी लगाऊं? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इशू क्या है? इशू जो अराइज हुआ वो ये है कि the issue which arose for consideration is whether holding the shares in subsidy by a holding company should be treated as supply of service। क्या इसे मैं सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूं कि यार मैंने क्या किया? देखो होल्डिंग क्या कर रही है? सब्सिडी में शेयर्स होल्ड करके रख रही है। जब ये सब्सिडी है तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या है? इन्फ्लुएंस है। ये समान ये क्या करती है? वहां के डिसीजंस लेगी, उस सब्सिडी कंपनी के को संभालेगी, उसके बिजनेस को देखेगी। तो क्या हम ऐसा बोले कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस चल रहा है? तो वही है कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो भाई शेयर्स तो मुझे अच्छे से पता है कि शेयर्स आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शेयर कवर होता है। एंड सिक्योरिटी इज नाइदर गुड नॉट सर्विस। सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना ही क्या है? सर्विस है। तो जब सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शेयर्स इंक्लूड होते हैं और इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, तो जीएसटी कैसे लगेगा? क्योंकि जीएसटी लगता है आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स पे और सप्लाई ऑफ सर्विस पे। तो जब ये किसी भी तरह से क्या है, हमारे लिए गुड्स नहीं बन रहा, सर्विस नहीं बन रहा, तो आई कैन नॉट ट्रीट इट एज सप्लाई। उसको मैं सप्लाई कैसे ट्रीट करूंगी? और जब ये सप्लाई ही नहीं ट्रीट होगा तो आई कैन नॉट ट्रीट इट एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इस तरह से आई कैन से द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इस पे जीएसटी नहीं लग सकता है। इसी के साथ सप्लाई से रिलेटेड आपके जितने भी अमेंडमेंट थे वो क्या हो गए? खत्म हो गए। अब मैं आ जाती हूँ रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हम हमारे क्या देख लेते हैं? सारे अमेंडमेंट्स देख लेते हैं।
तो पहला अमेंडमेंट तो हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया। दूसरा अमेंडमेंट किसी बात का अमेंडमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है ये भी। देखो कल हमने ना पार्ट 2 में जो किया था वो ये था कि अगर आपने चूज किया कि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते, यू हैव चूजन कि मुझे क्या नहीं करना, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन चूज करके यू फेल टू ऑथेंटिकेट थ्रू आधार, या तो ये हुआ, या फिर ये हुआ कि खुद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं भैया तुम्हारा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, या फिर वो रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन बनता है। तो पहले ऐसा होता था कि फिजिकल वेरिफिकेशन में उस पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी था, कि जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो वो पर्सन जिसका बिजनेस है उसके प्रेजेंस में ही फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब वो हट गया, इतनी सी बात कि अब आपका फिजिकल प्रेजेंस वहां पे जरूरी नहीं है, आपके बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन आपके बिना भी, आप नहीं हो तो भी कर सकते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, तो नाउ एप्लीकेंट का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। फिर आगे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन रूल नंबर 22। ठीक है, substituted rule number 25, substituted rule number 25 provide as follow। अब जो रूल नंबर 25 है वो क्या बोलता है, देखो फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि हम रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कल हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की है, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में अब एक अमेंडमेंट क्या आया है, कल हमने ये किया था कि ये पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते, या फिर वो उस केस में आते हो आप कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन उस डेट से 30 डेज के अंदर यू विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। बट अब ये बोल रहा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ये पर्सन है जो फलाना फलाना पर्सन है, इसको पहले रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन प्रॉपर ऑफिसर ले सकता है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के कितने दिन बाद, कम से कम कितने दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हो ही जाना चाहिए, तो लिखा है 15 वर्किंग डेज के अंदर, within a period of 15 working days following the date of such verification। तो बोलते हैं देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि रजिस्ट्रेशन देने के बाद जरूरत लग रही है कि यार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार कर लेते हैं। देखो दोनों केस है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि रजिस्ट्रेशन दे दो, बाद में हम क्या कर लेंगे इसका फिजिकल वेरिफिकेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद उनको लगता है कि नहीं यार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, तो ऐसे केस में बोलते हैं ही मे गेट वेरिफिकेशन of the place of business done and verification report along with other documents and photographs shall be uploaded in prescribed form on common portal। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इनको लगता है कि बाद में भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर जरूरत पड़ गई है कि बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में जैसे ही ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके 15 दिन के अंदर, वेरिफिकेशन के 15 दिन के अंदर इनको रिपोर्ट देनी है। तो मैंने गलत एक चीज क्या बोल दी कि 15 दिन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, प्लीज उसको माफ कीजिएगा। यहाँ पे अमेंडमेंट ये है कि अगर किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि यार इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया जाना चाहिए, तो जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 15 वर्किंग डेज, आई एम टेलिंग वर्किंग डेज, मैं डेज नहीं बोल रही, मैंने आपको पार्ट 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन में समझाया था कि वर्किंग डेज क्या है। वर्किंग डेज मतलब संडे हटा दो, किसी दिन स्ट्राइक हो गई है, किसी दिन आपके ऑफिस में छुट्टी दी गई थी कि कोई काम नहीं होगा, मतलब जिस दिन वर्किंग नहीं हुई थी वो डेज हटा दो। तो 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या होना चाहिए, रिजल्ट अपलोड हो जाना चाहिए। देन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले हुआ है तो क्या, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले हुआ है तो प्रॉपर ऑफिसर शैल गेट द वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस डन,
और जो भी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, फोटोग्राफ है, वो अपलोड करेगा एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड। फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी था, रजिस्ट्रेशन के पहले जरूरी था, तो ऐसे तो 30 डेज का टाइम होता है, तो ये 30 दिन खत्म होने से पहले, ये 30 डेज खत्म होने से पहले कम से कम 5 वर्किंग डेज पहले, वर्किंग डेज है, 5 वर्किंग डेज पहले आपको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट पूरी अपलोड कर देनी चाहिए। तो एज द केस में भी जो आपको टाइम पीरियड दिया, हमको टाइम पीरियड दिया 30 डेज का, तो 30 डेज का टाइम पीरियड है, तो इस 30 डेज के यहाँ 30 डेज है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जब आप चैप्टर मेरा पार्ट 2 देखोगे जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो वहां पे डेज है, वहां वर्किंग डेज नहीं है, बट आपको जो रिपोर्ट है एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले देनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन में याद रखना कहाँ डेज है, कहाँ वर्किंग डेज है, ठीक है। देन कल ही हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि आप चाहो तो बैंक डिटेल्स जो है, जैसे आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन लेना हो तो पार्ट बी फाइल करना होता है, और पार्ट बी में आपको सारी डिटेल देनी होती है अपनी, कि आपका बिजनेस क्या है, फिर आपके ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, आपकी बैंक डिटेल्स आपको देनी होती है, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो बैंक डिटेल के लिए पहले कहा जाता था कि रजिस्ट्रेशन मिलने के 45 डेज के अंदर भी आप बैंक डिटेल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर भी आप क्या दे सकते हो, बैंक डिटेल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 45 डेज को उन्होंने कर दिया 30 डेज, कि अब आपको अगर देना है बैंक डिटेल तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो, या फिर आप जब क्या करोगे, आपका आउटवर्ड रिटर्न फाइल करते हो ना सेक्शन 37 में, जिसमें आप आपके आउटवर्ड सप्लाई की पूरी डिटेल देते हो, तो उस मंथ का जब आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रहे हो, या तो उस दिन से पहले आप क्या कर दो, बैंक डिटेल दे दो, या फिर 30 डेज। तो 30 डेज और बिफोर फर्निशिंग, जब भी आप क्या कर रहे हो 37 वाला रिटर्न फर्निश कर रहे हो, तो डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 37 or 30 days whichever is earlier. So 30 days from the grant of registration or date of filing return under section 37, और 37 का रिटर्न होता है आउटवर्ड सप्लाईज बताने के लिए। देन अब आते हैं हम किसके ऊपर, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो इसने बोला है, देखो तुमको बोला कि 30 डेज के अंदर या फिर 37 का जो रिटर्न है विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन भी तुम क्या करो फाइल करो उससे पहले क्या कर देना, बैंक डिटेल दे देना विच एवर इज अर्लियर। तुमने बैंक डिटेल नहीं दी, तो बोलते हैं इफ यू फेल टू फर्निश द वैलिड बैंक डिटेल्स विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम, तुमने अगर फर्निश नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेवोकेशन, ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑन फर्निशिंग द सेड डिटेल। वो बोलते कि अगर तुमने क्या किया, गलती की और तुमने टाइम पे क्या नहीं किया, हमको ये डिटेल नहीं दी बैंक डिटेल, तो सबसे पहले क्या होगा, सस्पेंशन आ जाएगा, मतलब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। तो बोलते हैं सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब हमने 30 दिन दिए या 37 का जो रिटर्न है वो फाइल कर रहे हो जिस भी दिन, विच एवर इज अर्लियर, आपको उससे पहले पहले हमको क्या देना था, बैंक डिटेल। अगर आप उस टाइम तक बैंक डिटेल नहीं देते तो ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। अब हम सस्पेंड हो गया, इसको रिवोक कैसे करें, वापस एक्टिवेट कैसे करें, बैंक डिटेल दे दो, जैसे ही आप क्या दोगे वापस से बैंक डिटेल दे दोगे, ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले ऐसा था, पहले क्या ऐसा नहीं था, ऑटोमेटिक सस्पेंशन जैसी कोई चीज नहीं थी, ऑटोमेटिक रेवोकेशन जैसी चीज नहीं थी, वो भी बैंक डिटेल के लिए। अब बोलते हैं अगर आपने टाइम पे बैंक डिटेल नहीं दिए तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा, और फिर आप जब बैंक डिटेल दे दोगे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रेवोकेट भी हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा जीएसटीएन नंबर, ठीक है। अब जो नया रूल है, ये नया रूल क्या बोलता है, ये जो नया रूल हमको दिया है उसी का डिटेल दिया है। अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39। आपको रेवोकेशन तक का समझ में आ गया। अब हम एक और चीज पे आ रहे हैं जो क्या है, सस्पेंशन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या बोलता है, नया रूल क्या बोलता है कि देखो एक चीज होती है ऑटो पॉपुलेशन जीएसटी में,
जीएसटी में ना ऑटो पॉपुलेशन नाम की एक चीज होती है, वो क्या होता है, मैचिंग करते हैं कि आपका जो आउटवर्ड सप्लाई आप दे रहे हैं, डिटेल आपके आउटवर्ड सप्लाई की, और जो आप डिटेल दे रहे हैं अपने इनवर्ड सप्लाई की, ठीक है, तो आपका आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, आपके इनवर्ड सप्लाई की डिटेल, मैं जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रही हूँ एज अ सप्लाई, वो मेरे रिसिपिएंट के डिटेल जो रिटर्न है ना क्योंकि मेरा आउटवर्ड सप्लाई उसके लिए इनवर्ड है, तो उसके इनवर्ड में क्या होगा, वो डिटेल दिखेगी कि इस सप्लायर ने आपको क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। तो जब मैं आउटवर्ड सप्लाई देती हूँ या फिर मैं जब डिटेल्स देती हूँ इनवर्ड सप्लाई की, इसमें अगर हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो रिटर्न फाइल कर रहा है, फिर उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, इधर हम देख रहे हैं ये लिख रहा है सप्लायर की हाँ भैया इसने इतना इतना सप्लाई किया, लेकिन इसके इनवर्ड सप्लाई में आ गया, लेकिन ये अपने आउटवर्ड सप्लाई में कुछ चीजें नहीं लिख रहा, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मिसमैचिंग आपकी तरफ से जा रही है। या फिर कोई और एनालिसिस किया, दूसरे एनालिसिस के बेसिस पे ये समझ में आता है बहुत डिफरेंस आ रहा है, बहुत कॉन्ट्रावेंशन किया इसने प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी, मतलब अपने जीएसटी लॉ के प्रोविजंस आपने बहुत क्या किए हैं, कॉन्ट्रावेन किए। तो या तो आपके इनवर्ट सप्लाई की डिटेल से ये पता चल रहा है, या तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल से पता चल रहा है, या कोई और एनालिसिस है जिससे पता चल रहा है, या फिर ऑटो पॉपुलेशन वाली जो चीज होती है उसमें क्या है, इधर वो सप्लायर लिख ही नहीं रहा है, समझो। ऑटो पॉपुलेशन का मैं कुछ डिटेल जाना नहीं था इसलिए मैं उसको छोड़ रही थी, बट सी ऑटो पॉपुलेशन कैसा होता है, मैं सप्लायर हूं, मैंने लिख दिया कि मैंने ए नाम के एक रिसिपिएंट को सेल किया, तो ए नाम का जो रिसिपिएंट है ना, उसके इनवर्ट सप्लाई में ये दिख जाएगा कि मैं बी हूं, सपोज मैं बी हूं, मैंने ए नाम के बंदे को सेल किया, तो ए वाले का जो इनवर्ट सप्लाई का रिटर्न होता है ना, उसमें बी का नाम आ जाएगा कि इसके लिए सप्लायर ये था। अब सपोज मैं ए का नाम लिखना भूल गई, या फिर मैं नहीं लिख रही कि मैंने ए को सप्लाई किया, क्योंकि मैं मेरा सप्लाई कम दिखाना चाहती, पर बी तो लिखेगा ना, क्योंकि उसको चाहिए आईटीसी, उसको क्रेडिट चाहिए, बी तो लिखेगा कि मैंने इससे खरीदा है। अब ऐसे करके क्या होता है, क्रॉस मैचिंग होती है। अब क्या हो रहा है, मैं लिख नहीं रही हूँ और इनवर्ड वाले तो लिखेंगे ना यार, उनको तो आईटीसी चाहिए उनका, तो ऐसे में सपोज करो मेरे आउटवर्ड सप्लाई में गड़बड़ दिख रही है, या फिर सामने वाला जानबूझ के बहुत ज्यादा इनवर्ड 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 सप्लाई लिखे जा रहा है, जबकि मैंने उसको अभी तक सप्लाई उतना किया ही नहीं है, इनवर्ड सप्लाई की डिटेल में गड़बड़ दिख रही है, तो इन एनी केस या तो आउटवर्ड इनवर्ड में दिक्कत है, या फिर किसी तरह के एनालिसिस से पता चलता है कि भाई आप तो बहुत कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन कर रहे हो, तो इससे भी क्या हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, इससे भी क्या हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और ये क्या बोलता है, और देर इज कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10A by registered person, then the registration of such person shall be suspended। अब व्हाट इज रूल नंबर 10A बोलते हैं, देखो एक तो ये सारे कॉन्ट्रावेंशन हो गया, इसके अलावा अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने रूल 10A का कॉन्ट्रावेंशन किया, अगर क्या किया, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन ने किसका कॉन्ट्रावेंशन किया, रूल 10A का क्या किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, तो भी क्या हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। नाउ यू शुड रिमेंबर व्हाट इज 10A। नाउ रूल 10A ये अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हो, अपना बैंक डिटेल टाइम से नहीं देते हो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल नया रूल है। अब मैंने इसको क्यों नहीं पढ़ा है, ये पुराना रूल दिया है, सी किस चीज को सब्सटीट्यूट किया था, ये अर्लियर रूल है, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अर्लियर रूल में सिर्फ इतनी ही चीज थी, एनालिसिस वाला। अब क्या हो गया, नए रूल में क्या हो गया, ये एनालिसिस और ये सारी चीजें तो थी जो पुरानी थी, अब नया ये क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया कि अगर आप क्या है, रूल 10 के अकॉर्डिंग टाइम पे अपना क्या नहीं देते, बैंक डिटेल्स नहीं देते हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंशन रेवोक कैसे होगा, रेवोक होगा अगर आप फिर से टाइम पे क्या दे देते हो, उनको डिटेल्स दे देते हो, मतलब बाद में बैंक डिटेल्स दे देते हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। Now last amendment of the registration chapter।
टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन। अभी हम लोग का पार्ट 3 आएगा, इसी में साथ में आपको अमेंडमेंट के साथ पार्ट 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसमें आप पढ़े हो मेरे साथ, पढ़ चुके हो गया आई मीन, कि जब आपको क्या करना होता है ना, आपके लिए आ गया क्या है, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आपको बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको रिवोक करवाना है उसको, आपको मतलब रिक्वेस्ट करनी है या फिर बोलना है कि छी मेरे को जो भी फॉर्मेलिटी करनी थी मैं वो फॉर्मेलिटी कर चुका हूँ, आई वांट कि आप क्या कर दो, वो कैंसिल कर दो। कैंसिलेशन मतलब आप क्या चाहते हो कि आपका जो सस्पेंशन होने वाला है, आपका जीएसटी नंबर जो आपका सस्पेंड होने वाला है, यू वांट कि उसका क्या होगा, रेवोकेशन करना है। तो पहले जो टाइम लिमिट होती थी ना, उस टाइम लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया टू 90 डेज। earlier the time limit was only 30 days, ठीक है, एंड इट वाज एक्सटेंशन वाज 30 डेज। तो 30 डेज टाइम लिमिट था पहले, नॉर्मल पीरियड ऑफ रेवोकेशन, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन 30 डेज का मिल जाता था। बट अब जो टाइम पीरियड है दैट हैज बीन इंक्रीज टू 90 डेज एंड एक्सटेंशन आपको 180 डेज का परमिट होता है ऑन सफिशिएंट रीजन। तो 30 से 90 और एक्सटेंशन क्या चला गया है, पहले एक्सटेंशन आपको 30 डेज का ही मिलता था, अब 180 डेज का क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन, बट देयर शुड बी अ सफिशिएंट रीजन। तो अभी ये आपके अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट हमारा सबसे पहला हमने क्या किया कि वो जो ऑनलाइन गेमिंग है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। दूसरा हमने अभी रजिस्ट्रेशन में क्या अमेंडमेंट किया, रजिस्ट्रेशन का दूसरा अमेंडमेंट हमारा था कि हाँ, फिजिकल प्रेजेंस सामने वाले एप्लीकेंट का जरूरी नहीं है। तीसरा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये किया कि देखो, रजिस्ट्रेशन देने के बाद अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो 15 वर्किंग डेज, जैसे वेरिफिकेशन होता है उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट वगैरह जो भी आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ है, अपलोड हो जाना चाहिए। पहले हो रहा है तो 5 वर्किंग डेज के पहले जो टाइम खत्म हो, रजिस्ट्रेशन देने का टाइम खत्म हो, उससे 5 वर्किंग डेज पहले तो आपकी रिपोर्ट चली जानी चाहिए। फिर इसके बाद था बैंक डिटेल बाद में भी दे सकते, तो पहले बैंक डिटेल देने का टाइम लिमिट था 45 डेज, अब उसको कर दिया 30 डेज। और 37 का जो रिटर्न है वो आप जब फाइल करते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 37 और 30 डेज विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा आपका ऑटोमेटिक सस्पेंशन भी आ गया है कि अगर आप टाइम पे ये बैंक डिटेल नहीं देते हो तो आपका ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। ये रूल 10A है कि टाइम पे आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर दे दो या पहले दे दो, और नहीं देते हो तो उसके लिए रूल क्या आया है कि आपका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। देन फिर आप अगर ऑटोमेटिक सस्पेंशन के बाद फिर डिटेल्स वगैरह देते हो तो उसका रेवोकेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन इसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला कि आपको बोला है कि अगर आपको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन देनी है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, कैंसिल के बाद आपको रिवोक करवाना है, उसको कैंसिलेशन को रिवोक करवाना है, तो उसके लिए आपके पास पहले 30 दिन होते थे अप्लाई करने के लिए और एक्सटेंशन 30 दिन का मिलता था। अब उसको 90 डेज एंड एक्सटेंशन 180 डेज किया है। So these are the amendment of your supply chapter and these are the amendment of your registration chapter. Done. To be frank, मैं खुद अगर मतलब एक्सेप्ट करती हूँ कि आज जो मेरा परफॉर्मेंस इस क्लास में रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट परफॉर्मेंस। बीइंग 4-5 दिन से फीवर है, परसों मेरा ऐसा लगा ही था मैं ठीक हो गई, कल फिर मुझे फीवर आ गया, बहुत डाउन फील कर रही हूँ। मे बी यही रीजन हो सकता है। एंड जब मैं बोल रही हूँ तो ऑल दिस थिंग इज पेनिंग, ये सब पेन हो रहा है। बट द थिंग इज वाई आई एम गिविंग दिस क्लासेस, क्योंकि मेरे ठीक नहीं होने के रीजन से मेरी क्लासेस एक वीक के लिए मैं अपलोड नहीं कर पाई, एंड नाउ इट इज हाई टाइम। तो जितना पॉसिबल फॉर मी आई एम गिविंग। तो आज की क्लास मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, शायद मैं मेरा जो बेस्ट देती हूँ, डिटेल में जाती हूँ, कई कई जगह मैं वर्ड में फ्लंट कर रही हूँ, तो शायद उतना अच्छा नहीं हुआ, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अब आप रीड करोगे आपको समझ सब आ जाएगा। एंड दिस 40-minute वीडियो इज कवरिंग 2 amendments.
यही अमेंडमेंट का एक शॉर्ट अपलोड होगा, बहुत शॉर्ट में उसको आप रिवाइज कर पाओगे। मतलब 1 मिनट में शायद मैं आपके सप्लाई और रजिस्ट्रेशन दोनों के अमेंडमेंट बोल दूंगी। तो इसका शॉर्ट आप देख सकते हो, तो वो रिवीजन का भी रिवीजन, मतलब अमेंडमेंट का रिवीजन होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो कीप वॉचिंग दोज शॉर्ट्स ऑल्सो। तो थैंक यू, एंड अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। एंड यस, पार्ट 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आई विल बी रिकॉर्डिंग, तो वो भी आपको आज ही मिल जाएगा, मे बी 8 और 8:30 तक, बट यू विल फाइंड दैट। ओके, ऑल द बेस्ट।